नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। 13 अप्रैल का दिन यूपी में माफिया के खिलाफ काल बनकर निकला है। दोपहर में जैसे ही असद के एनकाउंटर की खबर मिली तो एकाएक किसी को यकीन नहीं हुआ। एक तरफ उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस माफिया अतीक अहमद के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड में शूटर असद को मार देती है। इसके साथ ही शूटर मोहम्मद गुलाम भी मारा गया। झांसी में यूपी एसटीएफ के डेप्यूटी एसपी नवेंदु और डेप्यूटी एसपी विमल की अगुवाई में 5-5 लाख के इनामी असद और मोहम्मद गुलाम को ढेर कर दिया गया। दोनों के पास से पुलिस को विदेशी हथियार मिले हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद यूपी में सियासत भी शुरू हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन इसी के साथ एक मैसेज भी गया है कि अब यूपी में आतंक हो, गैंगस्टर हो या फिर अपराधी हो, उनका दी एंड शुरू हो गया है। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम वो मारे गए हैं। दोनों तरफ से गोलियां चली, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था। ऐसा इनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का इनकाउंटर करना चाहते हो। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और क्या अब यूपी में ऐसे गैंगस्टर का सफाया शुरू हो गया है? मिट्टी में ये सब मिल जाएंगे? ये सवाल आज है और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट स्टूडियो से जुड़ गए हैं। अजय कछावा है कांग्रेस नेता, राजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी नेता, अनिल गोठवाल जी रिटायर पुलिस अधिकारी। राजेंद्र सिंह शेखावत जी, सवाल सबसे पहले आपसे, क्या अब यूपी सरकार, यूपी पुलिस ने ये सोच लिया है जो गुंडागर्दी दिखाएगा मिट्टी में मिल जाएगा? बिल्कुल सही है। यूपी पुलिस ने जितने भी गैंगस्टर हैं उनको अब ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। और ये आप देखिए कि किस तरह से इस असद ने और गुलाम ने सरेआम प्रयागराज के अंदर उमेश पाल जो एक मुख्य गवाह था राजू पाल की हत्या का, आप इसके अतीत में जाइए कि राजू पाल कौन था। राजू पाल बहुजन समाजवादी पार्टी का विधायक था और इन लोगों की गुंडागर्दी का इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब अतीक अहमद ने वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा के चुनाव में जब जीत गया तो इसकी सीट खाली हुई और उस सीट पर राजू पाल बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। वो चुनौती इसको बर्दाश्त नहीं हुई। राजू पाल ने वहाँ चुनाव जीता और उसके बाद नवंबर में चुनाव जीता और 2 महीने बाद ही जनवरी में उसकी सरेआम हत्या कर दी गई। और ये जो गुंडागर्दी का आलम था, आतंकवाद का आलम था, ये यहाँ तक ही नहीं रुका। इस केस के अंदर जो भी गवाह थे उनको धमकाया गया, यहाँ तक कि राजू पाल की पत्नी थी उसको भी धमकाया गया और उनको गवाहियाँ देने से रोका गया। उमेश पाल को तो कई बार अगवा किया गया, उसका अपहरण करके उसको कई यातनाएं दी गई, परंतु उमेश पाल दिगा नहीं। और आप ये देखिए कि इस केस से अपने लोगों को बचाने के लिए, समाज में आतंक फैलाने के लिए इन लोगों ने उस गवाह की सरेआम हत्या की, उमेश पाल की। और अभी भी जब ये एसटीएफ आज इसको झांसी में पकड़ने के लिए गई थी तो इनके पास विदेशी अत्याधुनिक हथियार थे और उस विदेशी अत्याधुनिक हथियारों से इन्होंने एसटीएफ का मुकाबला किया, गोलियां चलाई, तब उसकी प्रतिरक्षा में राजेंद्र जी सवाल ये हो रहा है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि न्याय कहाँ है? क्या हर जगह एनकाउंटर ही होगा, हर अपराधी को मार दिया जाएगा? अगर अपराधी है तो उसे सजा दो। पुलिस के ऊपर अगर गोली चलाएगी तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाएगी। इसमें एनकाउंटर वाली बात तो क्या रही बताइए आप? पुलिस अपनी प्रतिरक्षा में उसको अधिकार है
कि वो इस तरह के दुर्दांत जो भी अपराधी है उनके साथ वैसा ही सलूक करे जैसा वो कर रहे। वो पुलिस को भी नहीं छोड़ रहे, सुभाष आम शर्मा आदमी को भी हमारे नहीं साथ छोड़ भी जुड़ रहे। गए, विषय विशेषज्ञ, और अमित शर्मा प्रवक्ता आप भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, एनकाउंटर हो जाता है एक अपराधी का और एक मैसेज पूरे देश में जाता है कि अगर इसी तरह से अपराध करेंगे तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। ये पंजाब में क्यों मैसेज नहीं जा रहा है? अमृतपाल पे ये क्यों नहीं लागू होता है? अमृतपाल क्यों नहीं पकड़ा जाता है? देखिए, बताना चाहूँगा कि जो ये एनकाउंटर हुआ है, ये इस तरह का एनकाउंटर को मैं गलत बिल्कुल नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी इन्होंने आक्रमण किया था, पुलिस के ऊपर भी अटैक किया था। तो इस तरह का कोई भी दुर्दांत अपराधी हो, कोई भी दुर्दांत आतंकवादी हो, आज नहीं तो कल उसको उसके किए की सजा मिलनी ही मिलनी है। और जहां तक बात अतीक अहमद, उसके परिवार की और आज के एनकाउंटर की है, ये आज नहीं तो कल ऐसा होना ही था। और रही बात पंजाब की, जो बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर अमृतपाल जो है उसको पूरी तरह से केंद्र सरकार और पंजाब की सरकार मिलकर निपट रही है। जिस दिन कैसे निपट रही है सर? आपके सामने ही है, वो इस समय कहाँ है छिपा हुआ, अमृतपाल? वो आतंकवादी है जो कि एक समय ऐसा था कि जो खुलेआम घूम रहा था, पंजाब के अंदर खुलेआम घूम रहा था। और अब कह रहा है कि सरेंडर करेगा। पुलिस के कब्जे में कहाँ है? गिरफ्तार कर लिया क्या पुलिस ने? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो डर के मारे आ ही नहीं रहा है, पुलिस के डर के मारे, प्रशासन के डर के मारे। पुलिस से डरता ही है, ये तो स्वाभाविक है ना। मैं यहाँ पर आपको करेक्ट करना चाहूंगा, अपराधी पुलिस से डरता है, लेकिन ये जो अतीक अहमद वाला और इसके परिवार का जो कांड हुआ है, ये इतने दुर्दांत थे और ये इनका राजनीति में पूरी तरह से पिछला दखल था। ये पुलिस से डरते नहीं थे, बल्कि पुलिस को अपना निशाना बनाते हैं। और उमेश पाल जो हत्याकांड है, उसके अंदर भी 2 सुरक्षा कर्मियों तक को इन्होंने मार डाला था। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमृतपाल जहां भी छुपकर बैठा हुआ है, वो आज नहीं तो कल उसका बुरा हर्ष होगा। सर, कब होगा? जनता यही पूछ रही है और पूरे देश की जनता पूछ रही है, क्योंकि 1 महीना लगभग हो जाएगा। 18 मार्च के आसपास वो भागा था और उससे पहले जैसे थाने पर कब्जा उसके समर्थकों ने किया था, तब भी वही सवाल उठे थे। पंजाब पुलिस क्या अभी तक इतने टाइम में ये नहीं ढूंढ पाई है कि वो व्यक्ति कहाँ है? उससे रिलेटेड आप लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चल पा रहा। 23 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, 23 फरवरी को, और आज वो आप देख सकते हैं कि आज 13 अप्रैल के दिन जो है ना वो हुआ है। तो समय लगता है, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाएगा या बख्श दिया जाएगा। पंजाब पुलिस पूरी तरह से तैयार है। क्या बीजेपी या यूपी पुलिस ये एक इमेज बनाने में सक्सेसफुल हो गई है कि अगर वहां पर कोई गैंगस्टर होगा, माफिया होगा, तो उसको बचना असंभव है, उसका एनकाउंटर हो जाएगा या पकड़ा जाएगा? अतीक अहमद भी जब उसको गुजरात से यूपी ले जाया जा रहा था, वो ये कह रहा था कि मुझे डर है कि कहीं मेरा एनकाउंटर ना हो जाए। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि अपराधी की न कोई जात होती है, न धर्म होता है, न कोई विश्वास होता है, न कोई उसका नैतिक मूल्य होता है। अपराधी अपराधी होता है, उसके साथ जो भी कार्रवाई हो कानून सम्मत हो, राज कानून का हो, कानून राज का कानून ना हो। मतलब राज के माध्यम से अपराधियों को चुन चुन के न मारा जाए, कानून के माध्यम से जो भी उचित कार्रवाई हो उसका हम नैतिक समर्थन करते हैं। आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी या जो भी बड़े बड़े जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग देश के जो मेन मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान हटाकर इस तरह के एनकाउंटरों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश में उमेश पाल के घर वाले ये कह रहे हैं कि ऐसा अच्छा हुआ। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि देश में बहुत लोगों ने आर्थिक और सामाजिक अपराध किए हैं, लेकिन वो लोग आराम से विदेशों में जाके अपनी गैंग चला रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार इस योग नहीं है कि उन अपराधियों को पकड़े। उन लोगों विदेशों में जहां वो बैठे हैं, जहां से वो अपना संचालन कर रहे हैं, वहां की सरकारों से क्या हम संधि नहीं कर सकते? उन अपराधियों को हम नहीं पकड़ सकते? ऐसा कुछ नहीं है। रोहित स्वामी कहाँ है सर? सरकार चुन चुन के। स्वामी कहाँ है सर? रोहित स्वामी कहाँ है? रोहित स्वामी कहाँ है आज ये किसी को नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? सरकार की नाकामी है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की नाकामी है कि एक अपराधी अपराध करता है और विदेश में जाके अपना गैंग संचालित करता है। पकड़ेगा आज की तारीख में मैं ये मानता हूं कि 56 इंच का सीना करने के लिए अपराधियों को पकड़ने की आवश्यकता है। ये तो मान लीजिए कि ये जो कार्रवाई हुई है या जो विश्वास है, वो तो ये पुलिस जता पा रही है, यूपी पुलिस, कि हाँ इस तरह की कार्रवाई करेंगे।
चाहे वो एनकाउंटर ही हो, चाहे वो गिरफ्तारी ही हो, लेकिन विश्वास तो जताया है, विश्वास तो बना लिया है ना। देखिए, आज राजस्थान की पुलिस भी काम कर रही है और स्टेटों की पुलिस काम कर रही है। आज राजस्थान की स्टेट की जो पुलिस है, कभी ऑपरेशन ऑल आउट के माध्यम से नशाखोरी को पकड़ती है, कभी आग के ऑपरेशन आग के माध्यम से जनता को पकड़ रही है। आज पिछले 1.5 महीने में सरकार ने, पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने 12,000 अपराधियों को पकड़ा है। आप ये देखिए कि पुलिस ने ये कहा है कि अपराधी झुकेगा भी पुलिस के सामने और टूटेगा भी। तो ये जो विश्वास है, कानून संबद्ध जो कार्रवाई है वो उचित है। ऐसा ना हो कि हमारा देश इन एनकाउंटरों के माध्यम से भाईचारा को भी खो दे। आपको सर थोड़ा सा तंदुरुस्त कर देती हूँ आपकी जानकारी को कि 20,000 के लगभग जो धरपकड़ अभियान है उसके तहत वो अपराधियों को पकड़ा गया है। पूरे राजस्थान में जिस तरह से अभियान चल रहा है, लगभग 20,000 से ऊपर बताया जा रहा है ये आंकड़ा। अनिल गोठवाल जी, ये जिस तरह से एनकाउंटर होते हैं, ये एनकाउंटर एक विश्वास दिला देते हैं या फिर ये गिरफ्तारियां जो होती हैं वो ये विश्वास दिलाती है कि पुलिस जो है वो बेहतरीन कार्य कर रही है? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले ये कि अपराधी की कोई न जाति होती है न धर्म होता है। हाँ, पुलिस का धर्म जरूर है कि अपराधियों को गिरफ्तार करे, पकड़े और न्यायालय से सजा प्रदान कराए। ये एक मैं भी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि न्यायालय के माध्यम से उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन अब देखिए कि हमारे को जब पुलिस में भर्ती होते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। आप इसी मामले में देखिए कि हमारे को वेपन चलाना सिखाया जाता है, हमारे थानों के ऊपर वेपन दिए जाते हैं, हमारे को पिस्टल दी जाती है, राइफल दी जाती है, कार्बाइन दी जाती है, AK-47 दी जाती है। ये कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के साथ में जनता की सुरक्षा के लिए भी हमारे पास हथियार हों। ये किसी ने हमारे को दिए नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हमारे को इसके बारे में सिखलाई दी जाती है। हमारे को डंडा दिया है उन्होंने, सरकार ने, और सरकार ने ये कहा कि डंडे की जगह डंडा काम ले। अब आप देखिए कि जहां पर 2 पुलिस उनके गनमैन थे उमेश पाल के, उनको मार दिया गया, तो क्या वहां डंडा लेके पुलिस जाएगी उनको ट्रीट करने? ये ऐसा वो है कि वहां अगर कोई अपराधी इस प्रकार का है जिनके पास में आज अभी पता लगा कि फॉरेन वेपन्स मिले उनके पास में, तो उसी तैयारी के साथ में पुलिस एनकाउंटर नहीं, उनको पकड़ने के लिए जाती है, एक कानून में विश्वास दिलाने के लिए जाती है कि हम शीघ्र से शीघ्र उसको पकड़ के और न्यायालय के समक्ष पेश करें। लेकिन परिस्थितियां तो बनाते हैं ना, नहीं, परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि जब सामने से अगर फायर है तो फायर एक्सचेंज के लिए भी सीआरपीसी में प्रावधान है कि अगर कोई सामने वाला फायर चला रहा है तो हमारे को भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक व्यक्ति को भी है, और पुलिस को तो इसी बारे में ट्रेनिंग दी जाती है कि कम से कम 2 के हो सकता है कि अगर ओपन फायर होता तो 10 आदमी जो चलने वाले होते वो भी मरे जाते। ये ट्रेनिंग का एक पार्ट है। इसके अंदर अब अमित जी, आप अजय जी की बात का जवाब दे रहे थे। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जो यूपी सरकार जो है, बीजेपी की जो यूपी में सरकार है, वहां जो है पुलिस बहुत ही बेहतर कार्य कर रही है और एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ पंजाब सरकार पे प्रश्न उठा रहे हैं। मैं उस पर एक आपको बात बताना चाहूंगा, आपकी जानकारी में और दर्शकों की जानकारी में लेके आना चाहूंगा। एक तरफ पुलिस का जो यूपी पुलिस का और बीजेपी का जो महिमा मंडन हो रहा है इसके ऊपर, इस अतीक अहमद वाले कांड के ऊपर, वो ठीक है, और पुलिस की इस कार्य की हम सराहना भी करेंगे हम लोग, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेट मी कंप्लीट। मैं दूसरी ओर ये बताना चाहूंगा कि आपको और जो मेरे बीजेपी के सम्मानीय प्रवक्ता महोदय, उनको भी ये बात पता होगी, दर्शकों को ये पता चलनी चाहिए कि रेप के अंदर, अपराधों के अंदर जो यूपी है वो सिरमौर है आज की तारीख में। और एक बार मेरे को मेरी बात कंप्लीट करें फिर बोलेगा। बीजेपी के प्रवक्ता है इस बात को करने के लिए, मैं उनसे बात करता हूँ। बीजेपी यूपी की जो सरकार है, जब आप कह रहे हैं तो अब दूसरी चीज को भी सुनना पड़ेगा आपको, और जब सवाल भी बहुत सारे होंगे। मेरी बात कंप्लीट होती है फिर आप प्लीज बोलिएगा। इस समय जो बीजेपी के अंदर रेप की जो यूपी सरकार है उसमें रेप की जो स्थिति है वो नंबर 1 पे बनाती है इसको, यूपी सरकार को। अब बात करते हैं हम लोग एनकाउंटर की, पुलिस की सख्ती की, तो आप मुझे ये बताएं कि पुलिस की सख्ती उस समय कहां चले जाती है, बीजेपी सरकार कहां चली जाती है जब कुलदीप सेंगर जैसे जो लोग हैं अपराध करते हैं। अजय मिश्रा टेनी जी,
वो खुद आपको सोचना चाहिए, पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की जाती है, मीडिया कर्मियों के साथ गाली गलौज की जाती है, उस समय उनकी शक्ति कहां चले जाती है। और बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो है कैलाश विजयवर्गीय जी, उनके बेटा जो है वो सरेआम मीडिया के सामने बैट लेके दौड़ता है और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मारपीट करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पुलिस जो काम अपना करती आई है वो अच्छा करती आई है, आगे भी करेगी, वो अच्छा करेगी। लेकिन इसके लिए ये कि हम लोग बीजेपी की सरकार यूपी के अंदर है कि पूरा श्रेय उसको दे दें और पंजाब सरकार के ऊपर आप प्रश्न उठाएं। सर प्रश्न तो उठेंगे ना, अब तो राजस्थान सरकार भी लगातार, राजस्थान पुलिस जो है वो भी धरपकड़ अभियान चला रही है। जो बीजेपी के क्या है कि अपनी कमजोरियों अपराधों में लिप्त हैं, गंभीर संगीन अपराधों में लिप्त है, उनके ऊपर भी योगी जी की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अमित जी अपने पंजाब की कमजोरियों को छिपाने के लिए पता नहीं कहां कहां कहानियों को घुमा रहे हैं। क्या अभी भूल गए क्या? थोड़े दिन पहले बताएं अमृतपाल कैसे पूरे 10,000 लोगों को इकट्ठा करके और थाने में से मुलजिमों को खींच के ले गया। देशद्रोही है, जितनी जिम्मेदारी पंजाब की देखिए, जिम्मेदारी और वहां की पुलिस देखती रह गई, उतनी ही सारे अफसर सीआरपीएफ भी उनके पीछे है, घरों में दुबक के बैठ गए। सरकार की भी है, ये चीज भूल गए। ये वहां की पंजाब की शौर्य गाथा गा रहे, अभी 2 महीने पहले ही हुआ है ये जिम्मेदारी। और उसके बाद अमृतपाल आज तक इनके हाथ में पकड़ में नहीं आया है और कभी वो वीडियो जारी करता है, जिम्मेदारी कभी वो सरकार की भी है, वो देश का मैसेज जारी कर रहा है सरकार का, और ये उसके शौर्य गाथा गा रहे हैं। अमृतपाल की जो राष्ट्रद्रोही है समझने वाले हैं, ये शौर्य गाथा गा रहे हैं। मेरा निवेदन है उसमें देशद्रोह का मुकदमा, उसके ऊपर पंजाब द्रोह का मुकदमा नहीं है। सर इस पे बात करेंगे। सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुभाष जी का रुख कर लेते हैं। सुभाष जी, जब इस तरह के एनकाउंटर होते, गिरफ्तारी होती है, ये एक खौफ बनाते, देखिए जब अपराधी के लिए जरूरी होता है कि वो मानसिक तौर पर टूटे, और वो मानसिक तौर पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बात इसमें असल में अतीक अहमद के और उसके बेटे का जो एनकाउंटर है उसको यदि हम देखें तो ये एक्सेप्शनल मामला है। असल में ये कोई जनरलाइज करने लायक कोई घटना नहीं है और इसको बहुत ही लार्ज कैनवास के ऊपर देखना पड़ेगा। ये कोई सिंपल आईपीसी का और हमारी कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। आप देखिए जरा कि 100 से ज्यादा मामले क्रिमिनल केसेस दर्ज थे इस आदमी के खिलाफ, अतीक अहमद के खिलाफ है, मतलब अभी तो वो जेल में है, और 5 बार कंसेक्यूटिवली वो इलाहाबाद से जीत जाता है और फूलपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। ये हमारी जनता का सोच है। ये जनता का सोच कहां से आता है? 1946 में जैसे ही पावर ट्रांसफर होता है, हमें जिस तरह की सिखावन दी जाती है, समाज को वर्गों में और जातियों में बांट दिया जाता है, और एक वर्ग का आदमी चाहे वो कितना ही बड़ा क्रिमिनल है उसके लिए बड़ी फौज सामने आ जाती है। आज जैसे आपके प्रोग्राम में आप बता रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी बयान दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल उसमें बिलीव करते हैं, वो कभी भी देश की सीमाओं में बिलीव नहीं करते हैं। जब भी कभी बात आती है 3 तलाक की या हिजाब की, तब वो शरिया को ले आते हैं। तो शरिया कानून के हिसाब से तो फिर अतीक अहमद या उसके बेटे के साथ जो कुछ होना चाहिए वो असद के साथ तो हो ही गया है, अतीक के साथ भी हो जाना चाहिए, क्योंकि शरिया में तो फिर सार्वजनिक रूप से ऐसे लोगों को पत्थर मारकर मारा जाता है, उसको पत्थर मारकर मौत दी जाती है, फांसी दी जाती है। जहां तक हमारी विरासत की बात है, 1946 में जो विरासत हमको मिली आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट की, अभी हमारे दोनों जो सम्मानीय पुलिस ऑफिसर्स रहे हैं उन दोनों ने बताया, राइटली सेड कि भाई डिफेंस का अधिकार तो आम आदमी को भी है, वो तो पुलिस वाले हैं, और यदि पुलिस वालों के ऊपर कोई गोलीबारी होती है या कोई आक्रामक कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से उनको जब भी कार्रवाई करने का अधिकार है। यहां बात यह है कि देखिए जैसे ही हमारे समाज में जो राजनीति जो हमने अडॉप्ट की है उसके बाद से ये सारे दुष्परिणाम सामने आते हैं। पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं, बहुत ही फेमस नाम है, हसन निसार। हसन निसार एक बार कहते हैं, करीब ये 7-8 साल पहले की बात है, उनका यह कहना था कि भारत में यदि हम रहते, यानी कि मुसलमान, उनका मतलब मुसलमानों से था, पाकिस्तानी मुसलमानों से, कि यदि हम भारत में रहते तो हम दलितों को और पिछड़ों को साथ लेकर भारत के ऊपर तो हुकूमत कर लेते, क्योंकि हमारा और उनका तो खान पान भी एक सा है और हम उनमें तोड़फोड़ भी कर सकते थे। तो ये जो प्रकरण है, समाजवादी पार्टी के नाम पर आपने पार्टी बनाई है और ऐसे लोगों को अतीक मोहम्मद जैसे को टिकट देते हैं, हाँ सोशलिज्म लाना चाहते हैं, सोशलिस्ट पार्टी कहलाते हैं, जबकि एंटी सोशलिस्ट का भरमार उसमें होती है, और केवल एक नारा, हमारी जाति हमारा समाज। तो ये बड़ा कैनवस लेने की जरूरत पड़ेगी इसमें। मतलब एक कोई एनकाउंटर हो गया या कोई राजस्थान पुलिस करती है या यूपी पुलिस करती है, ये इसको आप यूं ना लें कि ये कोई साधारण घटना है। एनकाउंटर बड़ी बात होती है, लेकिन एनकाउंटर किसका हुआ है? अभी बात हो रही थी, कोई पैनलिस्ट है हमारे, वो कह रहे थे कि टैनी का, अजय मिश्रा का और विजयवर्गीय जी के बेटे का। देखिए एक्सेप्शनल कोई केसेस कुछ होते हैं, एक आध, वो बात अलग होती है। आप क्रिमिनल होने का एक
पट्टा लेकर घूमते हैं। आपके खिलाफ 100 मुकदमे हैं, अपहरण के, हत्या के, बलवे के, अबडक्शन के, और फिरौती की दुकान खोल रखी थी आपने। ये पूरा हिस्ट्री आप लिखेंगे तो इसके ऊपर तो बुक्स लिखी जानी चाहिए। बुक्स पूरी की पूरी वॉल्यूम में बुक आ सकती है अतीक अहमद की जिंदगी के ऊपर। किन किन नेताओं ने पनपाया उसको, किन किन नेताओं ने उसको वहां दिल्ली से सुभाष जी, आपकी बात से एक चीज समझ से आ रही है कि एक तो राजनीतिक संरक्षण बहुत मिलता है, दूसरा ये कि राजनीति में आते हैं ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए राजनीति में। हमारे समाज को जागरूक होना पड़ेगा कि हमें जो विरासत में पावर ट्रांसफर मिला और उसमें विरासत से वो पावर ट्रांसफर कैसे जैसे मिल गया, उन लोगों ने बाद में ऐसे लोगों को पनपाया क्योंकि इनके पास देने के लिए कुछ था नहीं। जो सिस्टम इनको अंग्रेजों से मिला था वही सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया। इनके खुद के थॉट प्रोसेस में तो कोई मौलिकता थी नहीं, और मौलिकता होती तो ये जो बाहुबली हैं इनको लाने की इनको जरूरत नहीं पड़ती। वोट कचहरी तो थे ना आखिर में। असल में ये जो सफेद धोती कुर्ता पहन के घूम रहे थे उस वक्त के लोग, ये क्या कर रहे थे? ये न तो अपने लोगों को भला कर पा रहे थे, न इनके पास कोई एजेंडा था। इन्होंने क्या किया कि जो समाजों के, वर्गों के, गुंडों के, बदमाशों के जो लोग थे जो बूथ तक वोट लेकर आ सकते थे, उन लोगों को फिर अपने, जब इन बाहुबलियों को ये समझ में आ गया कि यार ये काम तो हम भी कर सकते हैं, ये नेताजी क्या करते हैं, तो फिर ये अतीक अहमद जैसे जो लोग हैं आपके देश में पनपे हैं। एक अतीक अहमद ही क्यों, आप यदि जाएंगे तो लिस्ट गोज एंड गो ऑन। और ठीक है, उन सबको हटाना और उन सबको दबाना या जो अपराध है वो खत्म करना जरूरी है। समाज की भी अपनी उसमें एक भूमिका होती है। अमित शर्मा जी, क्योंकि अब तो राजस्थान में भी धरपकड़ अभियान चल रहा है और जैसा मैंने पहले कहा कि 20,000 से अधिक अपराधी पकड़े गए हैं, क्या अमित जी पंजाब में इस तरह से कोई अभियान नहीं होगा? अमृतपाल नहीं पकड़ा जाएगा क्या? जब इस तरह से एक समर्थक इकट्ठे हो जाते हैं, थाने को घेर लेते हैं, कोई खौफ उनमें पुलिस का नहीं रह जाता है? और अगर 1 साल की बात कर ले तो 5 घटनाएं हो जाती हैं, कहीं ब्लास्ट हो जाता है, कहीं पर हत्या हो जाती है। पंजाब क्या है? ठीक है, अच्छा वो आपने मेरे से प्रश्न पूछा, मैं खुद भी इस बारे में बोलना चाह रहा था। अमृतपाल की जहां तक बात है, ये बात तो सबको पता है और सबको पता चलनी भी चाहिए कि अमृतपाल जो है वो देशद्रोही है। उसकी जो साजिश है वो पंजाब के खिलाफ, मेरे खिलाफ या आपके खिलाफ नहीं है। उसकी साजिश जो है संपूर्ण भारतवर्ष के खिलाफ है। तो आप केवल पंजाब की बात ना करें, इसके लिए केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों को मिलकर काम करना है। अगर सफलता मिल रही है तो पंजाब सरकार केंद्र सरकार को मिल रही है, असफलता मिल रही है तो उसके लिए भी दोनों तो पंजाब रूप से जिम्मेदार है। एक बार नहीं कंप्लीट कर दूं मेरी बात। तो ये तो रही बात अमृतपाल की। आपको अच्छे से पता है कि अमृतपाल के ऊपर एलिगेशन क्या है, अमृतपाल चाहता क्या है। अमृतपाल ने जिस समय थाने का घेराव किया था वो एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा था। आपको भी पता होगा कि वो इतना शातिर है कि उसने गुरु ग्रंथ साहब को आगे रख के और बड़े ही ऑर्गेनाइज मैनर में और इस तरह से उसने थाने का घेराव किया कि वो बड़ा सेंटीमेंट, लोगों की सेंटीमेंट से जुड़ा मुद्दा था। उसको टैकल करना, बहुत तरीके से टैकल करना जरूरी था। आज हम लोग केंद्र सरकार के भी इस पर शुक्रगुजार हैं क्योंकि उनका भी हमारे को सहयोग मिल रहा है और हम दोनों मिलकर उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। रही बात पंजाब की कानून व्यवस्था की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ समय ही हुआ है हमारे को, पंजाब सरकार में 3-4 साल ही हमारे को है, उसके अंदर भी हम लोगों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए और जो स्थिति पहले नशे की हुआ करती थी आज उसमें लगातार सुधार हो रहा है। नंबर पर है अभी, पंजाब अव्वल नंबर पर ही है अभी भी। मैं वही कह रहा हूं मैम कि हमारे को भी वहां पर आए हुए 3 से 4 साल हुए हैं और आप बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि इसमें समय लगेगा, अभी 3 से 4 साल हुए हैं। आपका प्रश्न करना लाजमी है और हम लोग बिल्कुल ठोक के जवाब दे रहे हैं कि वहां की कानून व्यवस्था हम लोगों ने सुधारी है और आगे भी सुधारेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और दर्शकों के भी सामने रखना चाहता हूं कि अपराधों का शमन, अपराध कभी भी केवल दमनकारी नीतियों से खत्म नहीं हो सकते। अपराधों का शमन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि शिक्षा का जो स्तर है, जो आम आदमी पार्टी का मुख्य मुद्दा है, शिक्षा सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन जनता सिर्फ एक ही सवाल करती है। 10 सेकंड लूंगा केवल अपनी बात करने के लिए, 10 सेकंड दीजिए मुझे। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा वैसे वैसे अपराध कम होंगे। मैं एक डेटा है आपके सामने रखना चाहूंगा बहुत छोटा सा, कि दुनिया के अंदर जहां पर हाईएस्ट क्राइम रेट है पूरी दुनिया के अंदर, जिसके अंदर सीरिया जैसे, जमैका जैसे, नामीबिया जैसे, पाकिस्तान जैसे, अफगानिस्तान जैसे देश है, वहां पर हाईएस्ट क्राइम रेट है और वहां पर लोएस्ट एजुकेशन लेवल है। और जहां पर लोएस्ट भारत में अभी नहीं है, ना ही हम उम्मीद करते हैं। पंजाब अच्छा खासा प्रदेश था और यही उम्मीद की जा रही थी कि खालिस्तानी जो सोच थी एक समय में बंद हो गई वो दोबारा ना आए। अजय जी, क्या जिस तरह से यूपी पुलिस बुलडोजर कार्रवाई करती है, जिस तरह से एनकाउंटर होते हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं, क्या अब उसी दिशा में राजस्थान भी चल रहा है?
राजस्थान पुलिस कानून सम्मत कार्य करने में तत्पर है और राजस्थान पुलिस का एक उदाहरण रहा है कि राजस्थान में आम जनता में पुलिस का भय है, अपराधियों में भय है और आम जनता का पुलिस में विश्वास है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आम जनता में पूरा ही भय है। राजस्थान आवाज ही निकल रही है। राजस्थान सरकार जनता को डराने का काम कर रही है। गहलोत साहब काम ही कर रहे हैं, माध्यम से कार्य कर रही है, विधि सम्मत काम कर रही है। यहाँ पे राज का कानून नहीं है, कानून का राज है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और राजस्थान एक उदाहरण बनने जा रहा है। ये जो लोग अपराधियों को संरक्षण देके और अपनी पार्टी पॉलिटिक्स करके इस तरह के बुलडोजर तो अजय जी फिर ये भी आप कह दीजिए कि हम इस तरह बुलडोजर कार्रवाई जो है वो रोहित स्वामी के घर या जो इस तरह के गैंगस्टर होते हैं जो दूर भाग जाते हैं, विदेश भाग जाते हैं, उन पर हम भी करेंगे? बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे और हमें करनी चाहिए कार्रवाई, कानून सम्मत सारी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब यूपी में इस तरह से असद का एनकाउंटर होता है तो उम्मीद हर किसी को होती है कि हमारा राज्य भी इस तरह से सुरक्षित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का भाग बनने के लिए। लेकिन जिस तरह से ये एनकाउंटर हुआ एक संदेश दे के गया है कि जैसे यूपी में भयमुक्त अब जनता होती जा रही है वैसा ही भयमुक्त हर प्रदेश भी हो। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम वो मारे गए हैं। दोनों तरफ से गोलियां चली, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था। ऐसा इनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का इनकाउंटर करना चाहते हो। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।